नमस्कार। वेलकम टू वेदप। वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री की बाद अगली क्लास जो हमारी है वह है हाइट एंड डिस्टेंस की। और हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो यह कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है। यहाँ पे अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को जान जाओ, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, कोई ट्रायंगल अगर साइन 45 है तो उसके रेशियो क्या होते हैं, साइड के रेशियो क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों को अगर आप जान जाओगे तो इनके क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। और इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन उनको मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनको रटो, ठीक है। बाकी बस बेसिक आप जान जाओ तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछा जाता है, राइट। तो यह एक बहुत ही, एक तरह से मैं बोला जाए तो आसान टॉपिक है आपका। तो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि क्या होता है एलिवेशन एंगल या डिप्रेशन एंगल, राइट। तो देखो, सबसे पहले समझो कि मान लो जैसे आप जैसे एक जगह पे कहीं खड़े हो, या बात करते हैं यहाँ पे खड़े हो आप, राइट। मान लो यह हो गई, आप यहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो यह जो हो गई, यह क्या हो गई, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और आप यहाँ पे हो, मान लो आपको बोला जाता है ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक। और यहाँ से आप कोई चीज़ ऊपर देखते हो, कोई वस्तु मान लो यहाँ पे है, ठीक है। और इस तरह से आप ऊपर आकाश की तरफ या जो भी जैसा भी आपका डायरेक्शन होगा वहाँ पे देख रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम पहले बात तो एंगल मेजर करते हैं। एंगल मेजरमेंट में हमने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो जो ये थीटा डिग्री होता है ना, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन, और क्या बोलते हैं एक उन्नयन। तो यह होता है हमारा उन्नयन। इंग्लिश में तो याद करना आसान है, एलिवेशन माने उठाना, एलिवेट करना होता है ना। हिंदी में ऐसे याद कर लो, उन्नयन। उन्नयन माने ऊपर उठना, अवनमन, अवरोध एक तरह से आरोही जैसा समझ लो कि एक होता है अवनमन कोण, राइट। तो इसको, और इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल से किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, जो आपके ऊपर है, यानी जो ऑब्जर्वर से क्या है पोजीशन से ऊपर हो, तो समझ लो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर मान लो कि आप इसी चीज़ को, अगर आप यहाँ पे हो, मान लो आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है आप, ठीक है, आप यहाँ से अगर किसी वस्तु को देख रहे हो, और सपोज करो कि जो ऑब्जेक्ट है वह आपका कहीं नीचे है, तो जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है वह क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, नीचे है, ऑब्जर्वर लाइन से नीचे है। तो इसी एंगल को बोला जाता है, अगर हम यहाँ से एक इस तरह से ड्रा करें और उसको मीट करें, ठीक है। तो देखो इसको क्यों बनाया जा रहा है अभी समझ में आ जाएगा आपको। किसको अगर मीट किया जाए, ठीक है, तो देखो जो ये एंगल होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से, थीटा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। ये हमारा हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक चीज़ जानिए, जब अगर यह थीटा एंगल होगा तो यह भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना आप समझिए, बाद में जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि जब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब यह एंगल थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा। अगर दो पैरेलल लाइन्स होंगे तो इन दोनों, ये दो एंगल बराबर होते हैं। उसी प्रकार अगर यह बराबर होगा तो यह भी बराबर होगा, यानी अगर यह अल्फा तो यह भी अल्फा, यह थीटा तो यह भी थीटा होता है। तो केवल आप अभी के लिए इतना ही समझिए, बाकी ज्योमेट्री में इसमें डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा जाता है, ठीक है, जब हम एंगल पढ़ते हैं।
और इन सभी एंगल को थीटा अल्फा इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाले को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। तो अभी तो यह हमारे काम का चीज़ नहीं, बस आप इतना जान लीजिए कि अगर यह एंगल थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा अगर दो पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हो। तो अगर हमको बस इतना याद रखना कि अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो इसको बोला जाता है अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको बोला जाएगा उन्नयन कोण। ये छोटा सा अगर आप ट्रिक याद करना चाहो कि अगर आपको बार बार याद करने में या भूल जाते हो या कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से चीज़ों को आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमको इक्वेशन में बार बार पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। अब आगे समझते हैं जो ज़रूरी चीज़ है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि जब हमको क्या होता है कि दिया रहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दिया रहेगा कि 30 डिग्री या 60 डिग्री है, तो देखो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो 30 डिग्री या 60 डिग्री दिया रहेगा तो अगर हम बार बार उसको निकालेंगे तो हमारा टाइम जाता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखो कुछ चीज़ें हमको याद कर लेनी चाहिए, और यह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको याद होना चाहिए। 30, 60 और 45 का याद होना चाहिए। उसके बाद की कुछ चीज़ें हैं वो अगर आपको याद होती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद होती तब भी कोई बात नहीं है। तो जैसे मान लो यह हमारा एक ट्रायंगल है AOB, राइट। अब मान लो अगर हम पहले बात करते हैं 30 डिग्री की, ठीक है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मान लो यह 30 डिग्री है, राइट, तो जो इसका रेशियो बनता है ना वह आपको लिखने आना चाहिए। तो यह जान लीजिए कि अगर हम बात करें डायरेक्ट, इसको देखो याद कर लीजिए आप इस प्रकार से कि बेस, राइट, हाइट, बेस हाइट और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है ना वह आपको याद होना चाहिए। क्या होता है देखिए, यह होता है √3 रेशियो में 1 रेशियो में 2। तो यहाँ से हमको पता चला क्या कि यहाँ पे बेस जो जो यानी हाइट मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, राइट। जो परपेंडिकुलर होगा वह कितना होगा, 1 होगा। हाइपोटेनियस कितना होगा, 2 होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि परपेंडिकुलर का 2 गुना हाइपोटेनियस होता है, बाकी क्या होगा, एक √3 होगा। इस तरह से भी याद कर सकते हो। अब इसको देख लेते हैं कि यह कैसे होता है, ठीक है। तो एक दूसरा ट्रायंगल बना के देखते हैं, या इसी में देखो इसको मान लेते हैं कि ए के सामने वाला एंगल ए है, ओ के सामने ओ है साइड, और बी के सामने की साइड क्या है, बी है। क्लियर है। तो देखो अगर हम लिखेंगे sin 30 बराबर sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बाई में बी होगा, ए बाई में ओ होगा, राइट। तो ए और ओ में अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालें तो कितना आएगा बताओ, 1:2। क्लियर है भाई। sin 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2। तो ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो ओ की वैल्यू 2 होगी। तो ए और ओ में क्या रिलेशन मिला हमको, 2, 1:2। तो हमने यहाँ पे हाइट ए माना है, हाइपोटेनियस ओ माना है, तो 1:2 आ गया। अब हमको बेस और हाइट में निकालना है, तो tan 30 ले लो। tan 30 का मान कितना होता है, 1 में √3। बेस परपेंडिकुलर यानी ए, बाई में कितना, बेस कितना, बी। तो a बाई बी हमको क्या मिला, 1/3। तो a की वैल्यू वहाँ ऐसे भी हमारी 1 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा √3। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आता है कि a, या ऐसे हम कह लें कि b a और o का रिलेशन कितना गया, √3, 1 और 2। तो यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं, ये बहुत इजी है, आप खुद निकाल सकते हो। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप बार बार निकालेंगे नहीं, इस तरह से निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर हमको ये डायरेक्ट याद होगा तो हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ समझते हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी, बस आपको एक रिवाइज कराने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि इसका कैसे हम यूज करते हैं। देखो जैसे अगर एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है, और इसमें मान लो कोई भी एक साइड हमको दे रखा हो, और यह एंगल मान लो थीटा है। मान लो यह साइड हमको अगर दे रखा है, तो अगर हमको बताना कि यह साइड क्या होगी, तो यह आपको लिखने आना चाहिए, और वो भी डायरेक्ट। देखो पहला तरीका है कि आप बिल्कुल जब नया सीख रहे हो तो आप कहोगे कि हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए,
तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमको चाहिए। तो इसको मान लेते हैं x। तो यहाँ से हमको x क्या पता चलेगा, b cot थीटा, ठीक है। लेकिन आप देखो हमको क्या चाहिए था, पर बेस चाहिए था ना, तो आप वह फार्मूला लगाओगे जिसमें बेस क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा। तो वह कौन सा फार्मूला होता है, कॉट का होता है। कॉट में क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, b cot थीटा। इसी तरह से अगर मान लो हमको यह दिया हुआ c और हमसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम या पहले ये इसको देख लेते हैं, अगर हमको c दिया तो हमसे बेस पूछा जा रहा है। अब यह ध्यान देना कि कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसमें बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस बाई हाइपोटेनियस किस फार्मूले में होता है, यह आपको आना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि कौन सा होता है, कास का होता है। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, इसका मान कितना होगा, c cos थीटा। या देख लीजिए cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो x की वैल्यू कितना आ गई, c cos थीटा। तो यह चीज़ आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। जैसे और कुछ ले लेते हैं कि मान लो यह हमको दे दिया है a और हमसे पूछा जा रहा है यह, तो यह आप बोलोगे कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसमें यह आता है, यह ऊपर आएगा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर भी यूज होगा। आप कहोगे साइन में तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो कोसेक में क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्ट कितना होगा, a कोसेक थीटा। क्लियर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको आना चाहिए और इसको आप डायरेक्ट लिख सको, राइट। अगर हमको इस तरह से cos थीटा अपान में x बाई c करके लिखना ही होगा तो फिर हमको इसको क्या फ़ायदा, फिर हमको इसको याद करने का क्या फ़ायदा होगा। और इसमें बस छोटा सा ट्रिक इतना है कि आपको यह दिमाग में रखना है कि अगर इस मान लो यह हमको c दिया है, ठीक है, यह हमको c दिया और हमसे पूछा जा रहा है बताओ भाई हाइपोटेनियस कितना होगा, तो आपके दिमाग में रखना है कि पहले किस फार्मूले में हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, अंश में आएगा, और हर में क्या आएगा, हमारा आधार आएगा। न्यूमरेटर में हमारा हाइपोटेनियस, डिनोमिनेटर में हमारा बेस आना चाहिए। तो वह कौन सा फार्मूला होगा, वह होता है काट का फार्मूला, सॉरी सेक का फार्मूला, राइट, ठीक। तो कॉस में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक में क्या होगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो अगर आपको मान लो यह दिया है, जैसे पी दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकोगे पी सेक थीटा, ठीक है। तो यह होगी बात पहले हमारी कौन सी, 30 डिग्री की। तो बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए, इनका रिलेशन होता है 3:2:1। इस तरह से याद कर लीजिए कि हमारे इसमें परपेंडिकुलर 1 होता है, इसका 2 गुना क्या होगा, इसका 2 गुना हमारा होता है हाइपोटेनियस, और ये कितना होगा, 1/√3 होता है। क्लियर है। और ये आप याद भी कर सकते हो, 10/30 1/√3 होता है, 3 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसका रिएक्शन टाइम तेज होना चाहिए। अगर इतना करना पड़ा कि tan थीटा बराबर 1/√3 फिर यह 2 हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। हम इसको इसीलिए याद करें कि ताकि हमारा रिएक्शन टाइम तेज हो जाए, ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली यूज कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, अब 45 को देख लेते हैं, वह भी हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। दूसरा देखते हैं 45 डिग्री। यह भी याद करना कंपैरेटिवली ईजी है। क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यह आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। भाई देखो, एक 90 डिग्री हो गया और एक अगर 45 डिग्री हो जाएगा, तो बचा हुआ दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम देखो साइन से लेके बात करें, अगर हम साइन ले लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो अगर यह 1 होगा तो यह कितना होगा, √2 होगा। और tan में क्या होता है, यह 1 होता है तो यह 1 होता है। तो हमको सारे एंगल मिल गए कि 1 1 √2। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बात किया जाए अगर बेस परपेंडिकुलर, हाइट नहीं लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, और हाइपोटेनियस, इसका क्या रिलेशन हो गया, 1 1 √2। यह बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसको मेमोराइज कर लीजिए। 45 में क्या हो गया, अब इसको प्रूव करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हो कैसे, आप खुद निकाल सकते हो। क्लियर है। और एक देखते हैं और 30 डिग्री पे 60 डिग्री। अब हमारा क्या बचा, लास्ट 60 डिग्री। 60 डिग्री में देखो, अब 60 डिग्री तो आप समझ गए कि एक अगर चाहो तो आप उससे निकाल सकते हो कि अगर एक 30 डिग्री होगा, दूसरा सामने वाला 60 डिग्री होगा, ठीक है।
लेकिन अभी इसको रहने देते, केवल 60 पे फोकस करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है रिलेशन, इसको याद कर लीजिए। पहले हम समझ लेते हैं, साइन से समझ लेते हैं। तो ये कितना होगा, √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई में, देखो cos 60 लिखेंगे तो कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो 1 बाई में 2 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, हमको एक रेशियो निकालना होगा। तो देखो इसको हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें हमने पहले लगाया साइन 60, तो कितना हो गया, √3/2 हो गया, और cos 60 लगाए तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दो क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमको रिलेशन मिलेगा वह कितना मिलेगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। वो हो जाएगा, बेस कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा cos 60 का, सॉरी 60 डिग्री अगर होगा तो उसमें रेशियो क्या होगी साइड की, 1√3/2। क्लियर है। तो जल्दी से बताओ कि अभी तक हमने क्या सीखा, कि देखो 30 में हमने बोला अगर हम बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पूछे आपसे 30 डिग्री में हमने क्या सीखा बताइए। इसमें हमने सीखा कि अगर हमारा बेस परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का इसका 2 गुना होगा तो हमारा बेस कितना होगा, ये होगा √3। 45 डिग्री में क्या सीखा कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर 1 होता है, तो ये कितना होता है, √2 होता है। और 60 डिग्री में कितना सीखा कि इसमें हमारा बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा, और ये कितना होगा 2 होगा। क्लियर है। तो इन 3 चीज़ों को बिल्कुल आप मेमोराइज कर लीजिए। आपका रिएक्शन टाइम तेज होना चाहिए, कि जैसे पूछा जाए 60 डिग्री तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर हमारा बेस 1 होगा तो परपेंडिकुलर 3 होगा, √3 होगा, और यह 2 होगा। अगर 45 डिग्री पूछा जाए तो बेस अगर हमारा 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा, तो यह कितना होगा, √2 होगा। और अगर यह 30 डिग्री हुआ तो हमारा यह 30 डिग्री में, देखो आप रिवर्स याद कर लेना इस तरह से कि अगर यह 1 होगा तो यह इसका 2 गुना होगा, तो यह कितना होगा, 3 होगा, √3 होगा। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यह √3 होता है, या 1 होता है, या 2 होता है, जैसे भी आपको ईजी लगे याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ उसको समझ लेते हैं। देखो अगर एक इस तरह से हमको सिचुएशन है, मान लो कि कोई हाइट से ऊपर दिखा जा रहा है, या ऐसे समझ लेते हैं, पहले ट्रायंगल के फॉर्म में ही समझ लेते हैं कि इस तरह अगर हमको दे रखा है कि मान लो, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल दे रखा है, जिसे हम ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2 लोग, यहाँ एक बार यहाँ से देखा जा रहा है, एक बार यहाँ से देखा जा रहा है। तो यह एंगल मान लो अल्फ़ा है और यह एंगल बीटा है, और यह अगर हमारी हाइट h है, ठीक है, और अगर हमको यह दे रखा हो कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी कितना है, यह a सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यह कितना है, ये हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होता है ना, हाइट को आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि रूट में a/b। ठीक है, यह काम की चीज़ है, इसको याद कर लो। और यह दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी अगर हमारा प्रेक्षक जो जिसको बोला जाता है ऑब्जर्वर अगर एक ही साइड हो, या हो सकता है कि ऑब्जर्वर हमारा इस साइड भी हो। जैसे हम बात करते हैं, कोई बिल्डिंग है, कोई, ठीक है, पोल है, इसके इस साइड से वह देख रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि एक आदमी M1 यहाँ पे है, M2 यहाँ पे है। अब मान लो M2 यहाँ पे है, तो यह कितना हो जाएगा, बीटा, एंगल बीटा हो गया। और यह दूरी कितना हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो अगर M1 और M2 बात करें, अगर यहाँ पे इस पॉइंट एक M1 है और यहाँ पे एक M2 है, तो अगर तब भी यच जो होगा हमारा क्या होगा, यच हो जाएगा √AB। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें जो एक कंडीशन है कि अल्फ़ा बीटा एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये हमको जरूर गिवन हो, तभी यह अप्लीकेबल होगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर अल्फ़ा बीटा बराबर 90 डिग्री दिया होगा तो h बराबर होता है रूट में AB। ये हमेशा याद रखना, और इसको निकालना बहुत ही आसान है। देखो जैसे अगर हम बात करें A की बात करें, तो A हमको चाहिए, ठीक है। अगर A चाहिए और हमको यह गिवन है कितना, h है, ये हमको गिवन है, h दिया हुआ है, ठीक है।
बताओ क्या ए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए जिसमें न्यूमरेटर में हो और परपेंडिकुलर क्या हो हमारा जो, वह क्या हो, वह हो डिनोमिनेटर में। तो कौन सा फार्मूला होता है? कॉट का होता है। तो ये ए बराबर लिख सकते हैं हम क्या डायरेक्ट, एच कॉट अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख सकते हैं। इसी तरह देखो, अगर बी बराबर हमको लिखना हुआ, चाहे बीटा बराबर मतलब बी बराबर इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, यह कितना होगा, एच कॉट बीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लें, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा एच स्क्वायर कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा। और एक चीज़ हमको पता है कि अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो कॉट बीटा बराबर हम इसको टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं, या कॉट अल्फ़ा बराबर टेन बीटा लिख सकते हैं। तो यह कट जाएगा, तो यह यहाँ से क्या मिलेगा हमको, रूट में ए बी। तो यह दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वह क्या है कि देखो, मैं तो उसको एडवाइज नहीं करूँगा कि आप उसको याद करो, मैं बता दे रहा हूँ एक दो, क्योंकि वह लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं हो सकता है। अभी आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है अभी याद हो जाए, बाद में फिर भूल जाए। तो उससे बेहतर है कि हमको 30, 60, 45 का याद होगा तो हम उसको तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे एक देख लेते हैं, जैसे एक ट्रायंगल हमको दिया मान लो, ठीक है, इस प्रकार से है, और हमको गिवन है कि यह दे रखा है मान लो 30 डिग्री, यह क्या है 30 डिग्री, और यह हमको गिवन है कितना 60 डिग्री। ठीक है। तो इसमें अगर हम मान लो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये हमारा है क्या, ए ओ बी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा, राइट, इसमें हमको बताना है कि इसके साइड का क्या रेशियो होंगे। तो देखो, इसमें आप बोल सकते हो कि अगर यह √3 होगा, यह 1 होगा, तो यह 2 होगा। 1 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और 2 यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, यह हो जाएगा डी। अब देखो, इसको निकाल भी सकते हो आप। यह 30 डिग्री हो गया, ठीक है, यह 30, अगर 60 डिग्री समझ लेते हैं तो इसको ऐसा करते हैं, दूसरा ट्रायंगल भी समझ लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। तो एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। मान लो हमको यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इसको ए मान लिया, यह हमारा ओ हो गया, यह हमारा हो गया बी, और एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे डी पॉइंट पे। ठीक है। अब मान लो हमको इसका परपेंडिकुलर √3 दिया, यह है 30 डिग्री। हमने बोला कि परपेंडिकुलर अगर हमारा 1 होगा तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √3, और यह कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो √3 का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3। तो यह कितना हो गया, पूरा √3 हो गया। यह तो हमने सीखा किसके रिस्पेक्ट में, 30 के। अब बात कर लेते हैं हम 60 के रिस्पेक्ट में। तो 60 डिग्री के बारे में बताइए क्या होता है। तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमको पता है कि अगर हमारा बेस, देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, सॉरी इसको बेस यहाँ पे लिखते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हमने बताया था कि 30 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में अगर हमारा परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेनियस कितना 2 होगा, और यह कितना होगा, √3 टाइम्स होगा। 60 डिग्री में अगर बेस हमारा 1 होगा तो हाइपोटेनियस कितना होगा, इसका 2 गुना होता है, और यह कितना होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर √3 होता है। ठीक है, बात वही होती है, बस इसको घुमा फिरा के। अगर 60 डिग्री में क्या होता है कि बेस अगर हमारा 1 होगा तो हाइपोटेनियस कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, और हाइट यानी परपेंडिकुलर कितना होता था इसमें, √3 होता था। तो यहाँ पे देखो, यह क्या परपेंडिकुलर √3 है, ये हमको गिवन है। ठीक है। और हमसे अगर हमको बेस यहाँ पे पर हाइपोटेनियस दे रखा है √3, तो बताओ इसका यह कितना होगा, हमको हाइपोटेनियस बताना और ये बेस बताना है। तो बेस बोल सकते हो कि इसका कितना होगा, यहाँ से बोल सकते हो बेस कितना होगा, इसका बताओ। बेस हो जाएगा 1/√3, तभी कट के 1 हो जाएगा, तो इसका 1/√3 करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर है। और अगर यह 1 हो गया तो यह कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। तो यह मिल गया हमको 1, ये पूरा 2, 3 है, तो यह कितना हो जाएगा, 2। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो इनके रिलेशन होता है वह 1 रेशियो कितना 2 का होता है। क्लियर है।
तो अगर यह आपसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए। अन्यथा क्या होगा कि अगर आपकी थोड़ी सी भी मतलब आपको रिएक्शन टाइम तेज होगा ना साइन 60-30 डिग्री में, तो आप तुरंत उस समय निकाल भी सकते हो इसको, ठीक है। और अगर याद नहीं हुआ तो फिर ये इसको बार बार मैं इसको एडवाइज नहीं करूँगा आप रटो, लेकिन हाँ अगर आपको याद है तो ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ ही प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है 30-60 डिग्री वाला याद हो जाता है कि ये हमको पता चल जाता है कि अगर ये √3 होगा तो ये कितना हो जाता है 1 और 2 के रिलेशन में। अगर यह 1 होगा तो उसी के हिसाब से यह बन जाएगा, 1 होगा तो यह 1 हो जाएगा। अगर यह 1 होगा तो ये हमको पता है कितना √3 टाइम से इसको हम 1 बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर 1 ले लें, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम कर सकते थे, लेकिन √3 हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे क्या होता है नंबर 1 और 2 के रिस्पेक्ट में आ जाता, तो यह थोड़ा ईजी होता हमको कैलकुलेशन करना। इसी तरह देखो 60-45 होता है, 30-45 होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हो। ये समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं से निकालो इसके एक एक रिलेशन और उनको नोट डाउन कर लो। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो चीज़ें आएंगी वहाँ पे सीखते जाएंगे, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत होगी कि इसको याद करने के लिए वहाँ पे मैं रिकमेंड कर दूंगा। अभी हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बेहतर होगा कि हम क्वेश्चन करके सीखें चीज़ों को, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे मतलब यहाँ पे उतना सारी चीज़ें सीखने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन करें। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ पोल ऑफ 12 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो ऑफ 4√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट इंस्टेंट इज। हमसे बोला कि कोई एक खंबा है, मान लो वह कितना 12 मीटर लंबा है, और इसका जो शैडो है सन का इसका शैडो है सूर्य की वजह से इसकी जो परछाई या छाया है वह क्या ग्राउंड पे कितना 4√3 मीटर लंबी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो सन का उन्नयन कोण कितना होगा। तो उन्नयन कोण का मतलब अगर इस पॉइंट पे पड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर देखे तो उसको सन मान लो सन यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक है, तभी इसकी यहाँ से परछाई यहाँ से सूर्य की किरणें आई होंगी। और यह पता हमको पोल है, तो यहाँ पे तो यहाँ से जो लाइट क्रॉस करेगी नहीं, तो लाइट यहाँ से क्रॉस करती है, तो इसीलिए हमको क्या है कि ये इसकी परछाई दिखती है। तो इसकी परछाई हमको ग्राउंड पे कितनी दिख रही है 4√3 में। तो हमसे पूछा रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखे तो उसको सूर्य कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, यानी हॉरिजॉन्टल से उसको कितनी ऊंचाई पर दिखेगा, यही हमको बताना है। तो देखो ये हमको दिया 12 मीटर और ये हमको क्या दे रखा है 4/√3, तो 12/4√3 यह कितना हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 4 से काट देंगे 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा √3, तो कितना मिला 60 डिग्री। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 टावर्स A and B have length 45 and 50 मीटर respectively. The angle of elevation from the bottom of the tower B to the top of tower A is 60 डिग्री। तो देखो पहले जितना हमने अभी सारी चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम भूल जाएंगे, तो पहले जितना पढ़ा उसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो 2 टावर से मान लो एक A है और एक दूसरा B है, और A की जो हाइट होगा कितना है 45 मीटर और B की हाइट कितना है 15 मीटर। ठीक है, अब आगे हमसे बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, द बॉटम ऑफ टावर बी की जो बॉटम है यहाँ से और टॉप ऑफ द टावर ए के टॉप तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वह कितना 60 डिग्री है। तो इसको हम मिला देते हैं। मान लो ये कितना दे रखा है हमको 60 डिग्री दे रखा है। और आगे बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर ए टू द टॉप ऑफ टावर बी इज थीटा, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अगर यह एंगल थीटा हो तो हमको बताना साइन थीटा का मान कितना होगा। यानी बेसिकली साइन थीटा का मान अगर हमसे पूछा जा रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी हमको यह अगर एंगल मिल जाए, यह हमको साइड मिल जाए, तो साइन थीटा का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको हाइपोटेनस चाहिए तो उसके लिए हो सकता है कि हम यह निकाल ले, बेस निकाल ले, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, या कोई भी हम तरीका करके निकाल लेंगे इसको। तो देखो अगर मान लेते हैं इसको, ये हमारा टावर ए है, ये टावर बी है,
तो पहले हम बात करते हैं, ये है हमको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमको पता है कि इसमें क्या होता है, ये हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा √3, यह कितना होता है 1 होता है, और यह कितना होगा 2। यहाँ तक बात क्लियर है। तो √3 बराबर हमको कितना दे रखा है, √3 बराबर हमको दे रखा है 45। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 × 3, यानी 15 × √3 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमको मिल गया कितना 15 × √3। तो हमको चाहिए हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस निकाल सकते हैं 15 + 15 √3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में कितना 1 + √3 का अमल कर लेंगे, 1 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, यानी 2 × 15 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो ये हमको मिला 30। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। कौन सा होगा, दूसरा। भाई यह हो गया हमारा कितना, डायरेक्ट बोल देंगे हम 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड अ काइट इज 420 मीटर्स। मान लो कोई पतंग है जो हवा में उड़ रही है, और उसकी जो स्ट्रिंग की लंबाई हुआ कितना दे रखा हमको, वह दे रखा 420 मीटर। 420 मीटर। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड और काइट के बीच में 420 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्ट्रिंग इज विद ग्राउंड कितना है 30 डिग्री। यानी ये अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है या ग्राउंड से जो लाइन है, इसे यह कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। स्लैक मतलब क्या होता है, जिससे हम पतंग उड़ाते हैं ना, हल्का से हमारा धागा इस प्रकार से होता है, बिल्कुल ऐसा टाइट कभी नहीं होता आइडियली। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले या और पतंग की जो काफ़ी कम दूरी पे हो तभी ऐसा टाइट होता है, ठीक है, नहीं तो वरना हमारा हल्का से स्लैक। तो वही यहाँ पे बोला कि ढीलापन। तो एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग देन व्हाट इज द हाइट ऑफ काइट। हमको बताना है कि काइट की हाइट क्या है, यानी वह आखिरकार ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, यही हमको बताना है। यानी यह हमको बताना है कि यह कितना है। तो इसको एज्यूम कर लो आप कितना h। क्लियर है। अब बताओ कि हमको यह दे रखा है कितना 420। अब इसको डायरेक्ट लिखना है हमको, और ये हमको बताना है कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसमें हम परपेंडिकुलर को न्यूमरेटर में लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को डिनोमिनेटर में, यानी यह हमारा अंश में होगा और यह हमारा हर में होगा। कौन सा ऐसा फार्मूला होता है, तो आप जानते हो साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 420 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 210। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री 220 मीटर्स हाई फ्रॉम द 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखो हमको बताना है कि कोई एक ट्री पेड़ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री 220 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यह अगर 220 मीटर का एक कोई लंबा पेड़ है, और अगर ग्राउंड पे दो जगहों से एक जो है एंगल 30 डिग्री बना रहा है इसके टॉप पॉइंट से, और दूसरा कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 45 डिग्री वाला पास होगा, क्योंकि यह एंगल बड़ा होगा, और यह हमारा छोटा होगा क्योंकि यह एंगल क्या है, दूर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था ना कि जो एक फार्मूला होता है कि जैसे हमने 30-60 का देखा, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप इसको अगर याद कर सकते हो तो डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि आप याद ना करो, इसको आप निकाल सकते हो। कितना समय लगेगा हमको निकालने में, अगर यह 45 है 220 है तो ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर यह 30 डिग्री है, यह 220 है, तो ये कितना हो जाएगा 4400, यानी 440 हो जाएगा, सॉरी। तो ये 440 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इसका √3 निकाल लो भाई, ये कितना हो जाएगा 220 गुणे √3, ठीक है। अब ये पूरा हो जाएगा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये कितना 20 है, 220 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 220 माइनस में कितना हो जाएगा √3 - 1, तो ये हो जाएगा 0.732 × 220, ठीक है। अब अगर इसी के लिए केवल एक छोटा सा अब इस पॉइंट के लिए अगर आप फार्मूला याद करते हो, ठीक है, तो यह बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि अब इसके लिए आप याद करो कि यह √3 - 1 होगा, ठीक है, और यह 1 होगा। अगर जब हमारा यह 1 होगा तो यह 2 होगा,
यह 1 होगा, यह कितना होगा, √3 1 होगा, √3 -1 होगा। तो इसको आप तो निकाल सकते हो ना, इसको याद करना क्यों, अभी हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हमारे दिमाग में बना हो, हम याद कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको हम भूल सकते हैं। तो देखो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, इसका आएगा 161.04। कौन सा ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन नहीं है क्या, ठीक है, यही अप्रॉक्स ले लेंगे 161.05। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द टू टावर्स P एंड Q, यानी दो टावर्स इस प्रकार से P और Q। अभी इनकी हाइट के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, एक P है एक Q है, और हमसे बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में, फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फुट ऑफ टावर P एंड Q, इनके फुट मतलब नीचे, जो सबसे पॉइंट नीचे यहाँ पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री इसका है, किसका, P वाले का, तो जाहिर सी बात है यह ऊंचा होगा। ठीक है, सॉरी यह हमारा क्या होगा, छोटा होगा टावर। यह आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि अगर जितना यह पॉइंट देखो, बेस दोनों में बराबर है, तो बेस बराबर होगा, अगर दोनों में बेस बराबर हो गया तो यह क्या होगा, जो साइड बड़ी होगी, देखो बड़े वाले एंगल के सामने साइड बड़ी होती है, अगर यह 30 डिग्री होगा तो इसके सामने बड़ी एंगल आएगी, छोटी साइड आएगी, और यह 60 डिग्री होगा तो इसके सामने क्या होगा, छोटी साइड आएगी। या आप थोड़ा सा इसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये छोटी साइज होगी तो इसको मीट करने में ग्राउंड में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यह छोटा बन जाएगा, यानी यह, और अगर यह बड़ा होता है तो यह हमारा एंगल क्या होता है, इस तरह से बड़ा बन जाता है। जितना हम बढ़ाते जाएंगे इसको, अल्टीमेटली यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो कभी होगा नहीं, लेकिन इस तरह से हम ट्रेंड करते जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑब्जर्व करने की बात है छोटी सी। और बाकी यह एक नियम भी होता है कि छोटे वाले साइड के सामने छोटा एंगल होता है, बड़े वाले साइड के सामने बड़ा एंगल होता है। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ P एंड Q, हमको P और Q की हाइट का रेशियो बताना है। देखो दोनों में बेस तो इक्वल है, अगर 60 डिग्री में बेस 1 होगा तो हाइपोटेन्यूज हमको क्या पता है, इसका 2 गुना होता है, यह कितना होता है, √3 होता है। और अगर इसमें मान लो बेस 1 है, भाई यहाँ पे हमने 1 मान लिया तो इसका भी 1 ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, यह 1 होगा तो यह कितना होगा, देखो यह अगर 1 होता था तो यह कितना होता था, 2 होता था, और यह कितना होता, √3 होता था। तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है दी गई वह कितना, √3 रखी गई है, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, यह वैल्यू जो हो जाएगी हमारी √3, 1 की जगह पे वो √3 हो जाएगा, यह कितना हो गया, √3। तो इनका जो, तो 1 के सामने हमको √3 दिया तो यह कितना हो जाएगा, सर यह हो जाएगा हमारा 1/√3, तभी ना, अगर यह 1/√3 होगा और यह 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पे अगर √3 से गुणा करेंगे तभी होगा ना। देखो जैसे 30 डिग्री में क्या है, 30 डिग्री में ध्यान समझो, अगर यह 1 होता था तो यह कितना होगा, 2 होगा, यह कितना होता था, √3 होता था। अब इस बार हमको दिया है कि नहीं यह √3 है हमारा, जो वह है इसकी जगह पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये बेसिकली यह कितना 1 में √3 हो जाएगा, 1 की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे, हमको यहाँ पे 1 लाना है तो इसमें कितने से गुणा करना होगा, इसमें हमको करना पड़ेगा 1/√3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना होगा यह। तो यानी इसका मतलब यह कितना हो गया, 1/√3 हो जाएगा, और इसका यह 2 गुना हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इनमें जो इसके डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस हो गया, रेशियो हो गया, वह कितना हो जाएगा, देखो ये बताना है 30 और 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने वाला एंगल की साइड कितनी, 1/√3, और 60 डिग्री के सामने वाला में √3, तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना आपको, कि देखो यह अगर हमारा 1 होता था, एक बार अच्छा और समझ लेते हैं, समझा देते हैं कि अगर यह 1 होगा तो यह 2 होता है, तो यह √3 होता है। चूँकि अब क्या है कि यहाँ जो √3 आ रहा है उसकी जगह पर हमको 1 दिया है, तो हमको पता है कि यह कितना होता था, √3 की जगह पे 1 दिया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे 1/√3 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/√3 होगी, तभी यह 1 आएगा ना। जैसे देखो अगर यहाँ पे 1/√3 होगा और यह हमारा 2 टाइम्स √3 हो जाएगा, और हमको पता है कि यह कितना होना चाहिए, यह होना चाहिए √3। तो इससे अगर हम √3 में गुणा करेंगे तो 1/√3 गुणे √3 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा ना, यह 1 होगा, यह 2 होगा, यह 3 होगा। ठीक है,
तो इस तरह से वैल्यू थोड़ा सा आपको शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन इस तरह की वैल्यू आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो गया? 1:3। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए गर्ल्स 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर ए 3.6 मीटर टॉल वॉल विच इज 2.4 मीटर अवे फ्रॉम हर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो कोई एक लड़की है जिसकी हाइट कितना दे रखी है? 1.2 मीटर। तो यानी उस जो देख रही है, यानी उसकी आंख अगर हम एक तरह से बोला जाए प्रैक्टिकल वे में, तो वह कितना 1.2 मीटर ऊपर से देख रही है, राइट। और उसके सामने एक वॉल है, उसकी हाइट कितना 3.62। यहाँ से यह सूर्य को देख पा रही है, राइट। यहाँ से यह सूर्य को देख पा रही है, तो यानी हमसे यही पूछा जा रहा है। और यह इसके कितना दूर है? 2.42 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यह एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो अब इसमें ऐसा कभी मत करना कि हम यहाँ से निकाल दें एंगल ऑफ एलिवेशन ने, यह गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर उसकी हाइट इतनी है तो वह एक्चुअली में उसकी आंख यानी जो वह ऑब्जर्व कर रही है इतने ऊपर से ऑब्जर्व करेगी। तो यह दूरी कितना हो जाएगी? 3.62 से 1.2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 242। तो यह हो गया 2.42 और यह हो गया 2.42, यह हो गया 2.42, यानी यह एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कौन सा होगा? 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x and 45 डिग्री respectively. The height of building is h meter, then the height of chimney. देखो कोई एक मकान है, ठीक है, तो मान लो इसकी हाइट कितना होगी? h होगी। और इस मकान के ऊपर भी एक चिमनी है, तो मान लो उसकी हाइट कुछ होगी समथिंग x, ठीक है। यहाँ पे x नहीं लेंगे, x तो हमको एंगल दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा कैपिटल एच है या स्मॉल एच हो गया। और हमसे बोला है कि ग्राउंड पे किसी स्थान पे से अगर हम इनके एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व करें तो जो मकान की हाइट का जो एलिवेशन बनता है, ठीक है, तो फ्रॉम ए पॉइंट x and 45 रिस्पेक्टिवली द एंगल ऑफ बिल्डिंग एंड चिमनी, तो जो मकान के एलिवेशन वह x डिग्री है और जो चिमनी का एलिवेशन वह कितना बन रहा है? वह है हमको 45 डिग्री दे रखा है। यह कितना? 45 डिग्री दे रखा है। तो हमसे बताना है कि एच का मान क्या होगा यहाँ पे, यानी इस चिमनी का मान क्या होगा, यह बताना हमको, ठीक है। आसान है, कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हमको जरूरत है कि इस पूरे का हमको मान पता होना चाहिए, यानी एच प्लस एच का मान पता हो, ठीक है। तो यह कितना होगा बताइए? अगर हम इस पूरे को मान लो कुछ कोई पी पॉइंट्स हम डिनोट कर दें, तो यह कितना हो जाएगा? पी। अब बताओ कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? यह हमको पता है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। और कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो यह हमको बताइए। या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इससे भी आसान। अच्छा यह पहली बात यह गलत कर दिया। इसको देखो इससे आसान तरीके से हम ऐसे करें। यह मान लो एच हमको दिया है, ठीक है, यह तो हमको क्वेश्चन में गिवन है ना एच मीटर, और इसको मान लेते हैं हम कुछ पी मान लेते हैं। देखो हमको यह पता कि अगर यह 45 डिग्री है पूरा, तो यह भी कितना होगा? यह भी 45 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि यह 90 डिग्री होगा। अब देखो इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम? इसका फ़ायदा यह हो सकता है कि अगर यह एच होगा, ठीक है, बात करते हैं अगर इस ट्रायंगल की ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो यह अगर एच होगा और इस पूरे बड़े वाले एंगल, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं ए बी और सी की बात करें, ठीक है, तो बताओ यह कितना होगा? बेस कितना होगा? तो आप कहोगे कौन सा ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें बेस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा? तो आप कहोगे कॉट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यह हमको कितना मिल जाएगा? एच कॉट, और देखो यहाँ पे 45 नहीं होगा, ए बी सी वाले एंगल में कौन सा एंगल होगा? एक्स वाला। यह पूरे वाले एंगल में अगर इसको मान लो कोई क्यू मान लें, क्यू बी सी वाले में कौन सा होगा? 45 होगा। तो यह कितना होगा? एच कॉट एक्स हो जाएगा। अब बताओ अगर यह 45 डिग्री है, अगर बात करें ट्रायंगल क्यू बी सी की, तो यह एंगल अगर थीटा सी हमारा कितना 45 है, तो एंगल हमारा क्यू भी क्या हो जाएगा? वह भी 45 हो जाएगा। अच्छा अगर यह 45 हो गया तो यह उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? यह परपेंडिकुलर हो जाएगी या बेस हो जाएगी। तो यह पूरी हाइट क्यू से बी तक वह कितने हो जाएगी? क्यू बी कितना हो जाएगी?
वह भी हमारी हो जाएगी h cot x हो जाएगी। और इस पूरे मकान की हाइट कितना h है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको चिमनी की हाइट मिल जाएगी। तो यही हमसे पूछा है h cot x माइनस कितना h। तो देख रहे हो ये छोटी सी चीज़ अगर हमको पता होती तो कितना क्वेश्चन हमारा आसान होता है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि cot x बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई बी सी बाई परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू कितना h है, तो बी सी यहाँ से निकालेंगे कितना h cot x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इतना नहीं करना, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। From 2 point on the ground and lying on a straight line through the foot of a pillar, the two angles of elevation of top of the pillar are complementary to each other। तो कॉम्प्लीमेंट्री की पहले भी चर्चा किया जा चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर दो एंगल अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे देखो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ क्या बोला है कि एक कोई पिलर है, ठीक है, एक पिलर है, हमको बोला कि उसके जो फुट यानी यहाँ नीचे उसके जमीन मतलब बॉटम से दो पॉइंट है जिनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वह क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह एक दूसरे से के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर यहाँ पिलर से इनकी जो दूरी है वह कितना 12 मीटर और 27 मीटर है। और यह भी दिया है कि दोनों जो पॉइंट है एक ही साइड पिलर के हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक पिलर से 27 मीटर इधर है और एक 12 मीटर इधर है, नहीं, दोनों एक ही साइड है। एक 12 मीटर इधर होगा तो दूसरा 27 मीटर यहाँ पे होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर में ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमको दिया कि एक पिलर है, इसके फुट से दो पॉइंट हैं, एक की दूरी कितना 12 मीटर है, बाकी एक दूसरा कितना 27 मीटर अवे है। 27 मीटर अवे है, इसका मतलब कितना 50 मीटर दूसरे पॉइंट से दूर है। इसको बोलते हैं ए बी सी और डी। हमसे बोला है कि देन द हाइट ऑफ पिलर, यानी इसकी हाइट हमको बतानी है। और यह भी हमको दिया है कि अगर मान लो यह मान लो अगर अल्फ़ा डिग्री होगा और यह बीटा है तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको रखते हैं। अब समझते हैं कि हमको क्या पूछा है कि h पूछा है हमसे, इसको निकालना है। तो क्या गिवन है, हमको 12 दे रखा है। तो बताओ अगर हमको h निकालना होगा, h लिखना होगा तो क्या होगा बताइए, यह हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 कितना लिखेंगे, 12 tan अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, tan अल्फ़ा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो h बराबर कितना हो जाएगा 12 tan अल्फ़ा, या इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। और ज़रा यहाँ से लिखते हैं h बराबर क्या होगा, यहाँ से h बराबर लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा कितना, h बराबर लिखेंगे तो 27 tan बीटा। लेकिन बताइए क्या मुझे ये सब करने की ज़रूरत है, इनका करेंगे गुणा हो जाएगा तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, या 12 इंटू 27 हो जाएगा। और इसको करेंगे tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक यह कट जाएंगे आपस में, तो 12 गुणे 27 तो h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 4 गुणे में ये 27 81, यानी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 9, यानी कितना हो जाएगा 18। तो यह तो तरीका हुआ, लेकिन हमने आपको इसके लिए बताया था कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बोलना है h बराबर कितना a रूट b। तो a कितना हो गया, a 12, अब b कितना है 27, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट बोलोगे आप 18। ठीक है, 324। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर हैं। ए बी सी तीन व्यक्ति जिनमें से ए एक तट पर खड़ा है, बी एवं सी सामने के तट पर खड़े हैं। बी को लगता है कि कोण ए बी सी 30 डिग्री है, जबकि सी को लगता है कोण ए बी सी 60 डिग्री है। यदि बी और सी 100 मीटर दूरी पर हैं तो नहर की चौड़ाई कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको दिया कि दो नहरों के तट सीधे समानांतर है, दो क्या है पैरेलल्स है। ठीक है, तीन व्यक्ति ए बी सी, एक व्यक्ति जो है एक तट पर खड़ा और दो व्यक्ति दूसरे तट पे हैं। तो ए यहाँ पे है, मान लो बी और सी यहाँ पे खड़े हैं दूसरे तट पे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि तीन व्यक्ति, आगे बोला कि बी को लगता है कि कोण ए बी सी कितना है 30 डिग्री है। कोण ए बी सी कितना है 30 डिग्री है। ए बी सी अगर मान लो ये बी है हमारा,
ABC कितना 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कोण में एंगल की बात की जाए और जिस एंगल की बात की जाए, अगर जैसे मान लो BAC की बात की जाए तो जो मिडल टर्म होता है ना उसकी हमेशा बात की जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कोण हमेशा दो लाइनों को मिला के बनता है। तो एक लाइन रही होगी BA और दूसरी लाइन रही होगी AC, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा थीटा होता है। तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण A, या लिखना हो कि कोण BAC, तो ये जो मिडिल टर्म होता है उसका कोण होता है। तो जैसे यहाँ पे बोला ABC, तो मिडिल टर्म कौन सा? B है, तो यहाँ पे B की बात की जा रही है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला जबकि C को लगता है कि कोण ABC कितना 60 डिग्री है, कोण C, जबकि C को लगता है कि कोण ABC कितना है 60 डिग्री है। यहाँ पे कुछ गलत है क्योंकि B का तो वहाँ पे 30 डिग्री पहले से गिवन है। क्या है कि वाइल C फाइंड द एंगल ACB, देखो यहाँ पे ठीक है, राइट है, ACB ये कितना 60 डिग्री है। ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हमेशा हिंदी में ही हमेशा गलती होती है। आप एग्जाम में देख लो, जो इंग्लिश में रहेगा पार्ट वह सही रहेगा, हिंदी वाला पार्ट गलत होगा। इवन UPSC जैसे एग्जाम में भी यह गलती बराबर बार बार हर साल होती है। एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। इफ़ B एंड C आर द 100 मीटर्स अपार्ट, एक दूसरे से B और C कितनी दूरी पे है? 100 मीटर पे है, ठीक है। तो हमको बताना है कि द ब्रिड्थ ऑफ कैनाल, यानी हमको बताना है कि यह कितना है, यह हमको बताना है। तो देखो इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो यह मान लो हमारा हाइट जो है यह कितना है? h है, इस तरह से लिख लेते हैं। हमको इसको फिगर को ऐसे बना देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मान लेते हैं यह हमारी हाइट कितना h है, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है, या इसका ऐसा करते हैं, हम इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए और लिखना हमारे लिए आसान हो। तो इसी तरह से हमने बनाया था, अब उल्टा कर देते इसको कि मान लो दो नहर के दो समानांतर तट हो गए, ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। ये हमको दे रखा है एंगल कितना 30 और यह दे रखा है कितना 60 30। ये हमको गिवन है कितना 100 मीटर और यह हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने बोला कि अगर मान लो इसको मान लिया h, तो अब लिख लेते हैं। देखो अगर 30 डिग्री है तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा, यह 2 होगा, यह √3 होगा, ठीक है। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना, अगर यह 1 होगा तो यह 2 होगा, तो यह √3 होगा। यह तो पहली बात आपको आना चाहिए। अब देखो इसको h लिखते हैं, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर लिखते हैं, या h से अच्छा है कि हमको बेस पता हो जाए ना। जैसे अगर हम 20, देखो इस पॉइंट को लिख लें, इसको मान लो D मान लेते हैं, तो BD अब प्लस DC की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 100 मीटर गिवन है। तो BD कितना होगा बताइए, BD बाई h करोगे तो यह कितना होता है, यानी अगर हमको बेस बाई परपेंडिकुलर करना है तो cot थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा बताइए। या ऐसे कर लो कि इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो यह 1 किसके बराबर, h के बराबर, तो यह कितना होगा √3h होगा। डायरेक्ट लिख सकते हो √3h प्लस DC निकालना है, तो यह अगर हमको √3 के बराबर किसके h के बराबर दिया तो h बाई √3 हो जाएगा। यह h बाई √3 यह कितना हो जाएगा 100 मीटर। साल को लेते 3 1 4, 4h बटा √3 बराबर 100, कितना आ जाएगा 25 √3 में, तो कौन सा होगा 25 √3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, एक बना लो, यह होगा कितना 25 √3 मीटर्स, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 40 मीटर हाइट, कोई एक टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर है जिसकी हाइट कितना 40 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन ग्राउंड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर फाउंड 60 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। अच्छा, टावर की हाइट हमको बतानी है। देखो कोई एक बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है और इस टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ग्राउंड पे
वह कितना बन रहा है 45 डिग्री है यह, तो यानी यह कितना हमको दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। यह होगा हमारा 45 डिग्री, और दूसरा इसके बॉटम से जो बन रहा है वह कितना बन रहा है, अच्छा किसी उसी सेम पॉइंट पे, सॉरी, तो उसी सेम पॉइंट पे जो यहाँ से बन रहा है वह कितना बन रहा है, वह हमको गिवन है, वह हमारा है कितना, ये सॉरी यह होगा हमारा 60 डिग्री, और यह कितना होगा, यह हमको दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हमको पता चल गया तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। तो देखो बताओ, अगर कोई एक एंगल इस तरह से लाइन है तो हमको पता है यह पूरा कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हमको 60 गिवन है, तो यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर यह 30 डिग्री हो जाएगा, अगर यह 30 डिग्री होगा तो यह 90 डिग्री होगा, तो यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि यह कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो पैरेलल लाइन्स है, तो यह 60 एंगल डिग्री है, तो यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर यह 45 होगा तो यह कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, यह कितना हो जाएगा, यह हमारा 45 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया, और हमको यह दिया इसका 40 मीटर दूरी दे रखा है, तो बस हमसे पूछा जा रहा है इसका मान कितना होगा, यह निकालना है, तो निकाल लेंगे इसको। देखो अगर 45 की बात की जाए तो यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे, यानी यह जितना होगा यह इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमको यह पता चल जाए तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, हमसे पूछा क्या है, अच्छा हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट तो ठीक, यह हमको बिल्डिंग का हाइट दे रखा है। यह अगर 40 होगा तो यह कितना हो जाएगा 40, क्योंकि यह 45 डिग्री है। अच्छा अगर यह 40 होगा तो बताओ यह पूरा कितना होगा, यह निकाल सकते हो। देखो अगर यह 1 होता तो यह 2 होता है, और यह कितना होता है √3 होता है, हमको पता है 60 डिग्री में। तो यह 40 होगा तो यह कितना होगा 40 √3 हो जाएगा। तो 40 √3 पूरा हो गया। अब माइनस में से इसमें से अगर हम यह घटा दें, देखो यह तो पूरा हमको पता चल गया 40 √3, और इसमें से ये इसको हम घटा दें 40 को, तो हमको टावर की हाइट पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 0.732, यहाँ पे √3 की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 1.732, राइट। तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.732। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यह कितना हो जाएगा 40 माइनस √3 - 1 ईजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली ईजी होते हैं, मतलब अगर आपको बस पता है और आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, यानी लैंग्वेज में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्वेश्चन समझने में, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं इसके। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। दिया हुआ कि द हाइट ऑफ अ टावर इज 300 मीटर्स व्हेन इट्स top is seen from top of another tower, then the angle of depression is 60 degree. The height of a tower is 300 मीटर, 300 मीटर का एक कोई टावर है। When its top is seen from the another tower, then the angle of depression is 60 degree. The horizontal distance between the base of two tower is 120 मीटर। तो हमको बताना कि what is the height of smaller tower। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हम जब स्मॉलर टाउन से देखेंगे तो वह हमारा जैसे दूसरे एंगल हम जब दूसरे टावर से देख रहे हैं, राइट, तो दूसरे टावर से देखेंगे तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ना कि डिप्रेशन होगा। यहाँ पे गलत है यह। हिंदी में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे उन्नयन कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन नहीं, इसको काट लीजिए। यह है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा एलिवेशन। आप ही समझो कि अगर हम छोटे टावर से दूसरे टावर से देख रहे हैं, जो स्मॉलर टावर है उसके टॉप से दूसरे टावर के टॉप को देखेंगे तो यह क्या है, जाहिर सी बात है ऊपर है, तो हम ऊपर देख रहे हैं ना, अपने पोजीशन से क्या है ऊपर देखेंगे, तो यह क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यह हमको कितना गिवन है 60 डिग्री, तो हमको पता है, और ये हमको दे रखा है 120, तो यह भी हमारा हो जाएगा कितना 120 मीटर। हमको बताना इसकी हाइट कितनी होगी, कैसे करेंगे देखो। तो बेसिकली बस केवल हमको यह पता चल जाए ना, तो यह पता चल जाए तो हम पूरे में से इतने को घटा देंगे तो यही हाइट इसकी हो जाएगी। तो इसको मान लो अगर एच मान लो, तो देखो यह 120 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 120 इंटू √3 हो जाएगा, तो ये हमको पता चलेगा कितना हो गया, एच कितना पता चल गया 120 √3। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 300 में से, तो 300 माइनस में 120 इंटू 1.732, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम 12 से सीधा गुणा कर लेंगे, तो 12 × 70 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हमारा हो जाएगा 300
12 × 173 कर लेते हैं, तो 12×3 36.6 लगा देंगे, 12×7 = 84, 3 87 8, 12 × 12 12 8 20, तो बेसिकली ये हमारा कितना आ जाएगा 4, ठीक है। या इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 107 है तो 93 93 दशमलव यानी 92 दशमलव कितना 2, यानी 92.4 कौन सा होगा 92.15 आ रहा है, तो यही होगा अप्रॉक्स में, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा गुणा नहीं किया है, तो 92.15। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑन वॉकिंग ऑफ 100 मीटर्स टुवर्ड अ बिल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 45 to 60 डिग्री, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। यानी कोई एक बिल्डिंग इस प्रकार से है और मान लो हम यहाँ पे इस पोजीशन पे हैं, यहाँ से जब इसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता हुआ कितना 45 डिग्री का, और अगर हम 100 मीटर बिल्डिंग की तरफ चलें, अब मान लो हम इस पॉइंट पे पहुँच गए और यहाँ से अगर आप बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो यह एंगल अब हमको कितना पता चलता है, यह हो गया 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि इसका हाइट कितना होगा, एच कितना होगा। तो देखो मैंने आपको इसका भी तरीका नहीं बताया था सॉल्व करने का, ठीक है, कि अगर इसको अगर आपको लिखना हो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो। तो देखो इसको अगर √3 होगा तो यह हमारा 1 होता है और यह कितना होता है √3 - 1 होता है, ठीक है। अगर हमारा मान लो ये ट्रायंगल कितना है ए, इसको मान लें ए बी सी और डी, तो सी - डी का वैल्यू कितना होता है, यह √3 - 1 होता है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन देखो अगर आपको याद नहीं है ना, अगर ये आपको याद नहीं तो इसी को हम कैसे देखो करेंगे आसानी से, इसको समझ लो कि अगर याद नहीं है तो आपको मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको याद नहीं करना होगा, यह याद हो जाएगा। देखो 60 डिग्री होगा तो यह पता हमको है कि अगर यह 1 होता तो यह कितना होगा 2 होगा, यह कितना होगा √3 होगा, और अगर यह √3 होगा इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, यह भी √3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल होता है, यह भी √3 हो जाएगा, और यह √3 हो गया, यह 1 हो गया तो यह कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कि आपको इस मतलब ओरली याद ना हो, मतलब याद ना हो, लेकिन जैसे आप फिगर बनाओगे और तुरंत आप क्या बता दोगे कि यह वैल्यू कितनी होगी, तो इस तरह से आप याद करो, ठीक है। उस तरह से मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि आप क्रैम करो, रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना, बस ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू अगर 1 होती है √3 होती है, यानी अगर हमको बस बेसिक 30 45 और 60 डिग्री का पता है ना, तो उसी से हम सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो √3 - 1 की वैल्यू कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 100/में √3 - 1, और हमसे पूछा हाइट, तो हाइट किसके करस्पॉन्डिंग है √3 के, तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगी यह बताना है, 100/में √3/में √3 - 1। इसको क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कर लें, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 √3 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 3 + √3। कौन सा ऑप्शन है इसमें पहला, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म में समझना चाहो, इस तरह से याद करना चाहो, तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि हाँ अगर हमको यह आया तो इसको हम 60 मान लेंगे, तो यह अगर 60 डिग्री है तो यह √3 हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा, तो यह पूरा √3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा √3 - 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि द टॉप ऑफ ब्रोकन ट्री ट्रंचेज, शाखा होगा द अर्थ एट 60 डिग्री एट 45 मीटर फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, व्हाट विल बी द टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो कोई एक पेड़ है, ठीक है, और उसकी जो शाखाएं हैं ट्रंचेज हैं, शीर्ष क्या पेड़ का शीर्ष जड़ की इतना दूर पर कोड़ को स्पर्श करता है, तो यानी एक पेड़ टूट जाता है और जो उसका जो ट्रंच है यानी उसकी जो शाखा है, या शाखा तो नहीं बोल सकते हैं, शाखा होता है ब्रांच, या पेड़ ही समझ लो, पेड़ का भाग है जो वह, यानी एक पेड़ कुछ लंबा रहा होगा ऐसा कुछ, और यहाँ से यह टूट गया इस पॉइंट से, तो यह पॉइंट से टूटने के बाद वह ज़मीन पे गिर जाता है, तो वह कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री का। और हमको दिया कि यह कितना इसके रूट से कितना दूरी पर 45 मीटर पे है। तो हमसे पूछा कि व्हाट विल बी द टोटल हाइट ऑफ ट्री, यानी अगर मान लेते हैं यह एच है तो पूरी टोटल हाइट कितनी होगी, अगर यह एच रहा होगा यह एक्स रहा होगा तो इसी प्रकार से पूरा पेड़ खड़ा रहा होगा ना, पूरा इस तरह से। लेकिन ब्रेकिंग जैसे यह दूरी कितना रही होगी, यह ऊपर वाली एक्स रही होगी, और यह ब्रेक होने के बाद क्या हो गया कि यह ज़मीन पर गिर गया इस तरह से। तो हमको एच और एक्स की मान बताना है, ठीक है। तो देखो आसान है, अगर यह 45 होगा, यह 45 होगा तो यह कितना होगा 90 होगा,
यह 1 होता है तो यह 2 होता है तो यह कितना होता है √3 होता है, और यह कितना हो जाएगा 45 √3 हो जाएगा। तो दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अच्छा यहाँ पे हमको बोला है कि √3 की वैल्यू आप लीजिए कितना 1.7273, तो 90 प्लस 45 गुणे में 1.73। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 17 से हम 17 ले लेते हैं मोटा मोटा, तो कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, और 68 8 कितना हो जाएगा 76 2 पॉइंट। तो हमने 17 से लिया ना, एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 16 166.5। तो यही लगभग हमारा आएगा 167 में कितना 85। ठीक है, क्योंकि हमने केवल 17 लिया ना, अभी 3 वगैरह लेते तो और नंबर बढ़ जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 96 मीटर हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार एट द सेम साइड हिल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कार। यानी कोई एक पहाड़ी है और जिसकी ऊंचाई हमको कितना है 96 मीटर गिवन है, और हमको बताया जा रहा है कि अगर हम पहाड़ी की ऊंचाई से देखें तो दो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वह कितना है, वह है रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। तो अगर यह 30 डिग्री हो गया, यह 30 डिग्री होगा तो यह कितना होगा, यह भी 30 डिग्री होगा, और यह अगर 60 डिग्री होगा तो यह भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। और हमसे पूछा कि इन दोनों कारों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो हम जानते हैं 60 डिग्री में यह अगर हमारा √3 होता है, यह 1 होता है, यह 2 होता है, और 30 डिग्री में क्या होता है 30 डिग्री में होता है कि अगर यह 1 होगा तो यह कितना होगा, पूरा बेस कितना होता है, इसका 2 गुना होता है। यह बेस कितना होता है √3 टाइम्स होता है, तो यह अगर √3 पहले से हमको गिवन है तो यह कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा √3, यानी √3 × √3 यह 3 हो गया पूरा। तो यह अगर हमारा 1 होगा तो यह कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यह तो हमको याद होना चाहिए कि √3। अब देखो धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको इसको शुरुआत में जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि यह क्वेश्चन करते जाएंगे तो यह हमको इजीली याद हो जाएगा कि AB BC और CD का बीच का जो रेशियो होता है वह होता है √3 1/2। यह आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हमको गिवन है कितना 96 मीटर, तो √3 की वैल्यू कितना दे रखा है 96 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यह 1 हो गया, यह 3 हो गया, तो यह 2 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो कितना हो जाएगा 96/√3 × 2। तो अगर इसको 3 के हम में ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 32 × 3। तो इसको करेंगे तो यह कट जाएगा, तो कितना होगा 64√3। अब हमको बताना है कि अच्छा 3 का मान यहाँ पे कितना लेना है, √3 का मान लेना 70.3। तो यहाँ पे कोई वैल्यू क्लोज नहीं है, तो यानी हम 70 से गुणा कर सकते हैं। 70 × 4 = 68 और 17 × 6 = 102, और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी 120 128 के आसपास। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा है, यही होगा पहला 220। ठीक है, और यह आपको समझ में आ रहा है ना कि यह 2-3 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि यह 1.732 अगर आप लेके करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ हमको जो कैरी मिलता है यानी हासिल आता है उससे हमारा मान जो है बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 220 मीटर। लेकिन 120 होगा ना, ये 220 है, सॉरी ये गलत होगा। तो 220 नहीं होगा, 17 चौका हमने 17 चौक 68, 6 बच जाएगा, 17 छक्का 102। तो अच्छा ठीक यह हो जाएगा 188 के आस। देखो यह हो जाएगा 17 छक्का 102 और 6 108, तो 108 हो जाएगा लगभग, यानी 108.8। कौन सा होगा, तीसरा होगा, 111 के आसपास जाएगा। ठीक है, यह तो 220 था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव द वाटर लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ हिल। देखो वाटर लेवल से हमको बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट 12 मीटर अबव द वाटर लेवल। चलो मान लेते हैं ये हमारा वाटर लेवल है, इससे 12 मीटर ऊंचाई के 12 मीटर ऊपर हम किसी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, किसी पहाड़ की चोटी का एंगल ऑफ एलिवेशन हम देखते हैं, मेजर करते हैं उसकी चोटी का, तो वो हमको कितना मिलता है, वो हमको गिवन है 60 डिग्री। और दिया आगे कि एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन
अब द बेस ऑफ हिल इज 30 डिग्री। अगर इसी पॉइंट से हम इसके बेस को, इसकी पॉइंट से अगर हम इसके बेस को देखते हैं तो यानी यह जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हिल, यानी हाइट हमको बताना है, यह यच कितना है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो आसान है। देखो ये हमको यह 12 दिया तो यह 12 होगा। ठीक है, अगर यह 12 होगा तो यह कितना हो गया, 12 दूनी 24, और यह कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर यह 12√3 हो गया, यह अगर 12√3 हो गया तो इसमें हमको पता है क्या होता है, इसमें यह इसके 1-2 गुने के बराबर होता है, राइट। यह अगर 1 होगा तो यह 2 होगा, तो यह कितना होता है, 1 का √3 टाइम्स होता है। तो यह √3 टाइम्स होता है, तो इसका √3 टाइम्स अगर हम कर देंगे, या हम ऐसा कर देंगे कि इसको √3 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 12। तो यह हमको मिलेगा कितना, सॉरी 12 गुणे 3 एकम 12 गुणे √3 इंटू √3, तो 12×3 36, तो कितना हो जाएगा टोटल 48, ये 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया फिर समझ लीजिए। अब तो हाइपोटेन्यूस बार बार क्यों लिख रहे हैं, बार बार। यह 12 होगा तो यह हमको पता कितना होगा, 12√3 होगा। इसमें कोई डाउट बोलिए, क्योंकि 30 डिग्री में, देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 30 डिग्री में क्या होता है कि अगर यह 1 होगा परपेंडिकुलर, तो यह कितना होता है, बेस कितना होता है, √3 होता है। और 60 डिग्री में, देखो इसी में देख लो, यह 30 डिग्री हो गया, यह 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर √3 होता है, और बेस हमारा कितना होता है, 1 होता है, बस जस्ट रिवर्स होता है। और दोनों कंडीशन में यह कितना होता है, 2 होता है हाइपोटेनियस। तो देखो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, यह हो गई हमारी परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 60 में क्या होता है कि यह √3 होता है, और यह कितना होता है, 1 होता है, तो यह 1 से कितना होता है, √3 टाइम्स होता है, तो इसका भी √3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 गुणे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 36। तो यह 36 या 12 तो कितना हो गया, 48। क्लियर होगा अब तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ए टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। टेंजेंट का मतलब tan, अगर tan थीटा की बात करें तो वह कितना 3/4 है, बस बेसिकली इसका इतना मतलब है। ऑन वॉकिंग ऑफ 560 मीटर टुवार्ड द टावर द टेंजेंट ऑफ एलिवेशन इज 4/3। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, हमको टावर की हाइट बतानी है। तो देखो अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं, किसी पॉइंट से मान लो यह थीटा है, तो यहाँ से जो टेंजेंट इसका बनता हुआ कितना है, वह है 3/4। 3/4 का मतलब यह क्या, यह 3 होगा तो यह 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पोजीशन आगे जाते हैं, कितना मीटर, 560 मीटर आगे बढ़ गए। अब यहाँ से टेंजेंट कितना बन रहा है, यहाँ से टेंजेंट बन रहा है 4/3। अब यह 4 हो गया तो यह 3 हो गया। एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मत ले लेना 4 और 3, यह एक रेशियो वैल्यू है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो हमको क्या बताना है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, यानी टावर की हाइट क्या होगी यह बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह निकाल लें कि यह दूरी कितना होगी, मतलब यह इस दूरी का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि इसी का एक वैल्यू हमको बस पता है। यह अगर हमको एक पता हो जाएगा तो हम बाकी सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एक रेशियो निकाल लो। ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो हमको पहले दिया है कि ए बी, अगर हम बोलें ए बी अपान में बी डी, हमको रेशियो कितना दिया है, 3/4। तो यह 3 था, यह 4 हो गया। और यहाँ पे दूसरे वाले में दिया कि ए बी अपान में बी सी का रेशियो कितना मिला, यहाँ पे दे रखा दूसरे बारे में 4/3। तो 4/3, तो दोनों में ए बी है तो ए बी को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 3 से इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, तो इसमें 4 से करेंगे तो यह 12 हो जाएगा, यह 16 हो जाएगा। यह 4 से गुणा करेंगे तो यह 16, 3 से गुणा करेंगे तो यह 12 हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा। तो हमको मिल गया ए बी, बी डी और बी सी का रेशियो मिल गया। ठीक है, तो देखो यह हो गया। अब अगर हम सारी चीज़ों को हटा दें, बिल्कुल स्पष्ट लिखें अब, तो देखो यह हमको मिल गया कितना, ए बी मिल गया 12। अच्छा, बी डी पूरा कितना हो गया, यह हो गया हमको पूरा मिल गया 16, और बी सी मिल गया 9, तो यह कितना हो गया 7। तो 7 किसके बराबर, 560 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। तो हमको पूछा 12 किसके बराबर होगा, तो 12 हो जाएगा, 12 98 960 के बराबर होगा। तो कौन सा होगा, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यह,
लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको ज़रा मतलब कुछ परेशानी हुई होगी सोचने में भी, यानी क्वेश्चन इसके बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत जल्दी इसका आंसर आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग 30 सेकेंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट 5500 मीटर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। देखो इस तरह से हमको एक क्वेश्चन दिया है कि हम मान लो किसी पॉइंट से ग्राउंड से मेजर करते हैं एक एरोप्लेन जो कि 4500 मीटर हाइट पर क्या है फ्लाई कर रही है, तो इसका जो हमको पता चलता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पता चलता है 60 डिग्री, और यह प्लेन 30 सेकंड बाद फ्लाई करते करते कुछ आगे निकल जाती है, और अगर अब हम मेजर करते हैं यहाँ से तो यह जो हमको एंगल पता चलता है, यानी अब यह एंगल जो बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन वह कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो बस यही बताना है कि स्पीड कितनी है एरोप्लेन की, हमको स्पीड बतानी है। तो एरोप्लेन की स्पीड कैसे हम निकालेंगे, यह 30 सेकंड में कितना दूरी कवर किया, तो 30 सेकंड में इसने कितना दूरी कवर किया यही, यानी यह दूरी अगर हमको पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो पहले ट्रायंगल ए बी मान लो, इसको क्या मान लें डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं तो देखो यह 60 डिग्री है, राइट। तो यह 60 डिग्री हो गया, तो यह हो जाएगा हमारा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितना 4500 दिया है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 1500 √3। भाई 4500 बटा √3 कर दोगे तो या 15 गुणे 3 कर दोगे, 3 से 3 कट जाएगा। और 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री में यह 1 होता है, यह 2 होता है, यह √3 होता है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, एक की वैल्यू 4500, तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4500 √3। तो यह हमको पता चल गया ए बी की वैल्यू यानी पूरे ए बी की वैल्यू कितना आ गई 4500 √3, और सॉरी ए सी की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू कितना आ गई 1500 √3। तो बी सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 4500 √3 माइनस 1500 √3, यह कितना आ जाएगा 3000 √3। इसने इतनी मीटर दूरी और कितने सेकंड में 30 सेकंड में कवर किया। तो कितना स्पीड हो जाएगी, आप यहाँ से काट दो, 1 0 और 1 3, तो यानी 100 मीटर 100 √3 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हुआ होगा, राइट, यानी सभी क्वेश्चन हमारे बन जा रहे हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द ग्राउंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ 75 मीटर हाई टावर्स आर थीटा एंड फाई। कोई एक टावर है और हमसे बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है थीटा और फाई, और दोनों पॉइंट क्या है ग्राउंड पे, वह टावर के अपोजिट साइड्स में, मतलब एक पॉइंट अगर यहाँ पे है मान लो A तो B यहाँ पे है, तो एक एंगल थीटा बन रहा है, दूसरा एंगल कितना बना रहा है फाई। अच्छा, और आगे दिया है और इसकी हमको हाइट दे रखा है कितना 75 मीटर टावर की। इफ़ tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर कितना दिया 3/4, एंड tan फाई बराबर कितना दे रखा 5/8, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में क्या दूरी है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन 2 पॉइंट। तो यह पॉइंट हमको P और Q गिवन है, P और Q। तो यही क्वेश्चन आसान है, यह इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पीछे कर लिए थे। तो मान लेते हैं इसको एक पॉइंट ये हमारा R है और यह यस है। तो देखो पहले अगर मैं इनमें एक रेशियो निकाल लेते हैं, RS दोनों में कॉमन है, तो देखो यहाँ से बोलोगे PS और कामा RS कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 का इसमें 5 में गुणा कर लो, इसमें 5 का गुणा करोगे तो PS कितना हो जाएगा 20, RS कितना हो जाएगा 15, और फिर QS हमारा कितना हो जाएगा बताइए, QS हमारा हो जाएगा इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 24। अच्छा, अब आगे हमको दिया है कि इस 75 की वैल्यू दे रखा है, यानी 15 की वैल्यू कितना 75 दिया है, गिवन है 15 की वैल्यू 75 दिया है। तो हमसे पूछा है कि PS और QS यानी इनके बीच की दूरी, तो 20 + 40 24, यानी 44 की वैल्यू कितना होगी यह बताने आप। तो ये कितना हो जाएगा 15 × 75, 15 × 75, तो यह कितना हो जाएगा 220 मीटर। कौन सा होगा, दूसरा। क्लियर है।
और देखो ये हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, तो यह थीटा था, यह भी थीटा हो जाएगा, ये अगर फाई था तो यह भी फाई हो जाएगा, तो इसकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में कि क्या है कि इसमें आपको 3D में सोचना होगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा, और इस क्वेश्चन को अगर आप रूम पे भी कर सकते हो, अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो थोड़ा ज़्यादा आपको आसान समझ में आएगा। देखो क्या है कि एक क्लॉक टावर है, स्टैंड एट द क्रॉसिंग रोड ऑफ टू रोड्स विच पॉइंट इज इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, P, Q, R, S are point on the roads due north, east, south and west respectively, where the angles of elevation of the top of the towers are respectively alpha, beta, gamma and delta. Then PQ by RS की वैल्यू क्या होगी? यह है आपके ऑप्शन। देखो जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया उनको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक टावर है जो क्रॉस पे, दो रोड जो क्रॉस कर रहे हैं इस तरह से, उस क्रॉसिंग पॉइंट पे है, और हमको दिया है कि P हमारा नॉर्थ पॉइंट है, और Q क्या हमारा है, Q हमारा ईस्ट है, R हमारा साउथ है, और S हमारा क्या है, वेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे कोई एक टावर खड़ा है इस प्रकार से, इसको थोड़ा इमेजिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप इसको खुद से स्वयं से करेंगे तो समझ में आएगा कि यह A है, मान लो हमारा कोई टावर AB है, या आप देखो इसको अगर हम इस तरह से थोड़ा से क्रॉस करके बना दें, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इस पॉइंट जो क्रॉस सेक्शन है ना, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी है, इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसा ही बना लेते हैं फिगर, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा समझने में आसान होगा 3D फिगर। तो देखो इस तरह से कोई एक क्रॉसिंग रोड है, ठीक है, ये हमारा P है, ये हमारा R है, ये हमारा Q है, और ये हमारा S है, और इसके क्रॉसिंग पॉइंट पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसके क्रॉसिंग पॉइंट पे एक बिल्डिंग है, टावर है, क्लॉक टावर है, और हमको बताना है, ये हमारा मान लो एक बिल्डिंग हो गई, इसको बोलते हैं AB। अब हमको दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे दिया अल्फ़ा से कितना दे रखा है, P से दिया अल्फ़ा, उसके बाद Q है, Q से दे रखा है कितना, बीटा डिग्री, और उसके बाद हमारा क्या है PQR, R से दिया है गामा, उसके बाद S से दिया है कितना, डेल्टा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ PQ, यानी हमको बताना है कि PQ यानी यह वाली दूरी, ठीक है, PQ और क्या बोला है, सॉरी PQ मतलब यह पूरी दूरी, इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है PQ और क्या पूछा रहा है बाई RS क्या होगा, यह, इसका मान क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हटा देते थोड़ा सा ताकि आप समझ सको। देखो अगर हम अब थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको समझना होगा कि अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करें, APB ट्रायंगल APB की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं, राइट, ट्रायंगल APB की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर हम यहाँ से लिखें ट्रायंगल APB में कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, आप कहोगे AB अपान में कितना होगा, PB। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, PB अपान में AB, ये कितना होगा, यह हो जाएगा PB अपान में AB। ठीक है, और देखो इसी प्रकार से अगर हम ट्रायंगल अगर हम AQB की बात करें तो यहाँ से अगर हम कॉट बीटा लिखना चाहें, यहाँ से अगर हम कॉट बीटा लिखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये होगा आपका कॉट बीटा लिखोगे तो बेस बाई में परपेंडिकुलर, तो BQ अपान में AB, BQ अपान में AB। ठीक है, और इसी तरह से देखो ट्रायंगल अगर हम बात करें, ट्रायंगल ABS या ASB की बात करें, ASB की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हो कॉट गामा डेल्टा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कॉस डेल्टा बराबर, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, उल्टा कर दिया। यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, तीसरे नंबर पे हमारा गामा दिया हुआ है, और यस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल्टा है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, यह हमारा गामा है, यह डेल्टा है, यह हमारा है गामा और यह है हमारा डेल्टा। तो ठीक है, कॉस गामा बराबर कितना, कॉट गामा बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा एस बी अपान में ए बी, एस बी अपान में ए बी, और लास्ट बचा हमारा ट्रायंगल। अगर हम बात करें ए आर बी की बात करें तो आप लिख सकते हो कॉट डेल्टा बराबर कितना होगा, आर बी अपान में ए बी। ठीक है, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको यह समझ में आ जाएगा कि देखो हमको चाहिए पी क्यू, तो यह पी क्यू का होल स्क्वायर चाहिए, राइट, और यह चाहिए एस आर, और क्या चाहिए एस आर। अब ये बताओ, दो साइड से क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे से ना, यहाँ आप ऐसे समझ लो, यह क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर मान लो यह P है, सॉरी यह P है, यह हमारा क्या है R है, यह हमारा S है और यह Q है। तो Q पी क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो यह कितना हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी यह पॉइंट अगर हमारा B है जहाँ पे मीट कर रहे हैं, यह पॉइंट मीटिंग पॉइंट कितना हमारा B है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे पी क्यू बराबर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर। इसी तरह से और हमको दूसरा क्या चाहिए, आर एस चाहिए, तो आर एस का चाहिए, तो आर एस का होल स्क्वायर बराबर करोगे कितना हो जाएगा बताइए, आर एस का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा बी आर का होल स्क्वायर, अब प्लस में अगर हम इसको इधर ही एक्सटेंड कर देते हैं, बी आर का होल स्क्वायर बराबर एस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, एक मिनट इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं। देखो यहाँ से अगर हम इसको साफ साफ थोड़ा सा लिखते हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर, और इसी तरह से अगर आर एस का होल स्क्वायर लिखेंगे तो बी आर का होल स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर प्लस बी एस का होल स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का हमको रेशियो चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो पी क्यू अपान में आर एस का होल स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको, बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर अपान में बी आर का होल स्क्वायर प्लस बी एस का होल स्क्वायर। अब देखो अभी तक जो हम कर रहे थे यहाँ पे इसका मान निकाल रहे थे, देखो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, इन सभी मान के नीचे, इन सभी मान में एक चीज़ कॉमन दिख रही थी, वह क्या था, ए बी था। सब में हमको क्या एक ए बी कॉमन मिल रहा था, और यही चार वैल्यू हमको यहाँ पे भी मिली। देखो बी क्यू मिला, बी क्यू है, पी बी मिला, पी बी है, ठीक है, पी बी है, यह हो गया हमारा, और देखो बी आर है, ठीक है, और बी एस है, क्या बी एस भी है। तो अगर हम सब में क्या करें, ऊपर नीचे ए बी स्क्वायर से भाग दे दे तो कोई दिक्कत, तो देखो हमने सब में ऊपर नीचे ए बी स्क्वायर से भाग दे दिया, तो यह हो जाएगा हमारा बी क्यू का होल स्क्वायर अपान में ए बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर अपान में ए बी का होल स्क्वायर अपान में बी आर का होल स्क्वायर अपान में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी एस का होल स्क्वायर अपान में ए बी का होल स्क्वायर। अब बताओ, इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू अपान में ए बी स्क्वायर क्या है, बी क्यू अपान में ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बीटा प्लस पी बी अपान में ए बी का होल स्क्वायर, पी बी अपान में ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा अपान में ए बी बी आर का होल स्क्वायर अपान में ए बी बी आर कहाँ है, देखो ये बी आर बी अपान में ए बी, तो यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा अब प्लस बी एस अपान में ए बी, यह कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर गामा। यह आ गया हमारा पी क्यू अपान में आर एस का होल स्क्वायर। यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा होगा, कॉट अल्फा और कॉट बीटा अपान में कॉट डेल्टा इंटू कॉट गामा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को, यह हुआ बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हमारा एग्जाम में आता है और हमारे पास समय होता है तो हम इससे अप्रोच नहीं करते, हम रिवर्स करते हैं। जैसे हमको पी क्यू बाई पी आर एस पूछा है तो सबसे पहले हम पी क्यू और आर एस बराबर लिख लेते हैं कि पी क्यू की वैल्यू इतनी होगी, आर एस की वैल्यू इतनी होगी, इनको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक आइडिया लेते हैं कि, और उसके बाद हम ऑप्शन में नज़र डालते हैं, तो ऑप्शन पता चल जाता है कि अगर बी क्यू पी क्यू के टर्म में अगर हमको दिया जाता तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि अगर हम कॉट अल्फा में लेंगे तो सब में हमारा ए बी वाला जो टर्म्स है, यह वाला क्या है, सब में कॉमन फैक्टर है।
तो हम काट अल्फ़ा अगर लेंगे तो हो जाएगा। तो अगर उस तरह से करेंगे तो हमको एक आइडिया लगेगा और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अन्यथा इस तरह से अगर हम जाएंगे जैसे ये हमने लगाया, तो इससे आपको ये सोच भी नहीं पाओगे कि हमको काट अल्फ़ा काट बीटा इसका आखिरकार इसको हमको निकालना क्यों। यह तो हमको पता है ना कि हमको यह पता है कि लास्ट हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यह पहले हमको कैसे पता होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप रिवर्स करोगे तो बेहतर होगा। अब तो आप जान गए हो तो आप किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप इस क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच करना सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। या देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता था। ठीक है, वह क्या तरीका हो सकता है कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर इतना ना करना चाहें, यह तो हुआ बिल्कुल बेसिक मेथड, यह आपको आना चाहिए। ठीक है, आप जानते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि यह काफ़ी टफ हो रहा है, तो देखो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है कि हम वैल्यू पुट कर लें। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की सबकी वैल्यू अगर 45 ले लोगे, तो देखो दिक्कत क्या होगा। अगर सभी 45 ले लोगे तो यह भी 1 आ जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, यह भी। तो यानी सभी ऑप्शन मैच कर जाएंगे, तो हम 45 नहीं ले सकते। ठीक है, 45 डिग्री नहीं ले सकते। यानी कोई अगर सभी वैल्यू अगर आप 30 भी लेना चाहो तब भी नहीं होगा, क्योंकि सभी आंसर मैच कर जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर 30 ले लेते हैं और बीटा गामा बराबर 60 ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा 30 ले लेते हैं और डेल्टा और गामा कितना लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। अब ध्यान समझना कि देखो अगर हमने इसको ले लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लिया तो यह 1 यह 2 हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो पी क्यू पता चल जाएगा √2 इंटू √3 हो जाएगा भाई, 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 6, तो यह कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और अगर हमने इसको ले लिया 60 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा। अगर अब इसको आप 60 डिग्री ले रहे हो, अब इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। देखो कोई नई पेन यह ले लेते हैं कि अगर इसको हम 60 डिग्री ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यह हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसको भी अगर हम 60 डिग्री ले लेंगे तो यह √3 यह 1 हो जाएगा, तो यह 1 मिल के कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको पता चला कि एस आर बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एस आर बराबर आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा, √3। अब जरा इसका स्क्वायर करके निकाल लो, पी स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर करोगे तो 6/2 यानी √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। अब वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे पुट करेंगे 30 इसकी जगह 30 इसकी जगह पे 60, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का 2 टाइम्स √3 का होल स्क्वायर। अब बटा में नीचे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/√3 का होल स्क्वायर। भाई 60 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3 हो जाती है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से ऊपर जाएगा, √3 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो कौन सा होगा, तीसरा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम एग्जाम में, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट करके करेंगे। यही सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, यह तरीका हमारा हुआ ट्रेडिशनल। हमको इसमें क्या था कि आपको बताना था कि आप सभी तरीके जानते रहो। ठीक है, बाकी हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो आप मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर हमने पढ़ा तो उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई तो कर सकते हैं। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन अच्छे भी हैं तो उनको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसमें वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। जैसे यही एक क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको वैल्यू पुट करके आसानी से कर दिया। तो इस क्लास में केवल इतना ही है, और इस तरह से मतलब यह पूरा आपका कंप्लीट हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद आपको कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी पहले हम 2D पढ़ेंगे। 2D में भी हम स्टार्ट करेंगे जैसे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के में जितने ट्रायंगल्स हैं, इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, इस तरह से फिर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे। तो पहले मेंसुरेशन कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे ज्योमेट्री, उसके बाद बच जाता है केवल आपका DI। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत